हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सहभागी भूमिका। शिक्षकों की भूमिका को शिक्षार्थियों को उनके सीखने में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखने के लिए माना जाता है, ना कि ज्ञान के प्राप्तकर्ताओं के रूप में। शिक्षक सहायता को विकास के उपयुक्त अभ्यास के एक आवश्यक घटक के रूप में भी देखा जाता है। ये एक शिक्षक शिक्षार्थी, परामर्शदाता, प्रबंधक, मूल्यांकनकर्ता और नवप्रवर्तक के रूप में भी कार्य करता है। खेल के दौरान शिक्षक के हस्तक्षेप से समस्या समाधान, पूछताछ, अवांछित व्यवहार को पुनः निर्देशित करने और बच्चों को खेलने के विषयों में लुभाने में सहायता करने से लेकर कई संभावनाएं हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की सहभागी भूमिका मुख्य रूप से सार्थक सीखने के लिए सभी छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है। सहभागी होने के नाते एक शिक्षक को सभी बच्चों की जरूरतों को संबोधित करके और छात्र शिक्षक बातचीत के माध्यम से सीखने को सुविधाजनक बनाने के द्वारा सीखने की सुविधा प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए। एक शिक्षक को युवा अंकुरों को विकसित करने और खिलने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए धैर्य दृढ़ता के साथ एक सहभागी भूमिका निभानी होगी। परिप्रेक्ष्य की भूमिका निर्वाह सिद्धांत या सामाजिक परिप्रेक्ष्य सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है कि बच्चों में सामाजिक संज्ञान को सुविधाजनक बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने की बढ़ती क्षमता है। एक क्षमता जो सामान्य संज्ञानात्मक विकास के परिणाम स्वरूप उभरती है। भूमिका निर्वाह की क्षमता में किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण के संज्ञानात्मक और भावात्मक यानी मूड, भावनाओं और दृष्टिकोण से संबंधित पहलुओं को समझना शामिल है और अवधारणात्मक दृष्टिकोण से अलग है, जो किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को पहचानने की क्षमता। वातावरण परिप्रेक्ष्य भूमिका की सहायता से शिक्षक विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण पद्धति का उपयोग कर सकता है। दूसरों के दृष्टिकोण, भावनाओं और व्यवहार के बारे में बच्चों के विचारों पर सामाजिक संज्ञानात्मक अनुसंधान क्षेत्र में अनुसंधान के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। इसमें है भूमिका निर्वाह सिद्धांत एक सैद्धांतिक आधार प्रदान कर सकता है जिस पर यह शोध अवलंबित हो सकता है और निर्देशित किया जा सकता है, और कई अन्य सिद्धांतों और विषयों के संबंध और अनुप्रयोग हैं। शिक्षार्थी की भूमिका वह व्यक्ति जो अधिगम में सक्रिय रूप से शामिल है उसे शिक्षार्थी के रूप में जाना जाता है। अधिगम दृढ़ता से शिक्षार्थी के विकास के संज्ञानात्मक, सामाजिक, व्यक्तिगत और शैक्षणिक स्तर पर निर्भर है। शिक्षार्थी की विशेषताओं को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये इसकी पिक्चर फिर है। एक शिक्षार्थी एक ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक, शारीरिक, शैक्षणिक, सामाजिक या भावनात्मक स्तरों के क्षेत्र में कुछ व्यवहारिक, सैद्धांतिक, कुशल गतिविधि सीखने के लिए उत्सुक है। सीखने वाला खुद को वरिष्ठों के मार्गदर्शन और पर्यावरण के साथ
बातचीत करके सीख सकता है, लेकिन सीखने की जिज्ञासा और उत्साह सीखने का कारण होता है। संज्ञानात्मक लक्षण, भावनात्मक लक्षण। शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक विशेषताओं को स्मृति, मानसिक दबाव, समस्याओं को हल करने से बौद्धिक कौशल, याद रखने, व्यवस्थित करने और मस्तिष्क में जानकारी संग्रहित करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। भावनात्मक विशेषताओं में स्व छवि, आत्म प्रभावकारिता और एजेंसी की भावनाएं, मनोदशा आदि शामिल है। संज्ञानात्मक विशेषताओं के उदाहरण चर्चा को प्रोत्साहित कर रहे हैं, छात्रों को पता लगाने और समझने में मदद करना कि विचार कैसे जुड़े हैं, उनकी सोच को सही और स्पष्ट करे, समझ में सुधार, याद करने और प्रतिबिंबित करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग करना। भावनात्मक विशेषताओं के उदाहरण समूह संरचना, समूहों में आत्म छवि, समूह के भीतर व्यक्ति का स्थान, समाज क्षमता और स्थिरता। शैक्षणिक लक्षण और सामाजिक विशेषताएं। शैक्षणिक विशेषताओं में शिक्षा प्रकार, ज्ञान और शिक्षा स्तर शामिल है। सामाजिक विशेषताएं समूह या व्यक्ति से संबंधित होती हैं। इसमें है शैक्षणिक विशेषताओं के उदाहरण हैं, जैसे सीखने के लक्ष्य, एक व्यक्ति या एक समूह के पूर्व ज्ञान, शैक्षिक प्रकार और शैक्षिक स्तर। सामाजिक विशेषताओं के उदाहरण हैं समूह संरचना, एक समूह के भीतर व्यक्ति का स्थान, रिश्तों के साथ सामाजिकता, भावनात्मक संतुलन। सामाजिक और भावनात्मक विशेषताओं को परस्पर जोड़ा जाता है, जिसे पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। शिक्षार्थियों की विशेषताएं और उनके विवरण निम्नानुसार हैं। अकादमिक विशेषताएं। शिक्षार्थी जरूरत पड़ने पर अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का चयन करता है। सामाजिक विशेषताएं। शिक्षार्थी साथियों की एक टीम के सदस्य के रूप में काम करता है। भावनात्मक विशेषताएं। शिक्षार्थी अपने वर्ग के सदस्यों की पसंद नापसंद में स्पष्ट व्यक्तिगत मतभेदों का सामना करना शुरू कर देता है। संज्ञानात्मक विशेषताएं। शिक्षार्थी प्रासंगिक संदेशों को सही ढंग से कूट लेखन और कूट वाचन करता है। शिक्षण विधियों का विकल्प। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करना है। इस उद्देश्य के लिए एक शिक्षक ज्ञान को एक आनंददायक और दिलचस्प तरीके से संपादित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों और तरीकों को तैयार करता है। इन तरीकों में से प्रत्येक दूसरों के लिए कुछ लाभ है। शिक्षण विधियों के दो प्रकार। शिक्षक केंद्रित विधियां, शिक्षार्थी केंद्रित विधियां। फर्स्ट है शिक्षक सक्रिय और अधिगम प्रक्रिया को निर्देशित करता है। शिक्षार्थी सक्रिय होते हैं और अधिगम गतिविधियों को शिक्षकों द्वारा सुविधाजनक बनाया जाता है। छात्र शिक्षकों या अन्य स्रोतों से प्रेषित जानकारी प्राप्त करते हैं और उन्हें याद करते हैं। छात्र अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं और अधिगम कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सार्थक और ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिससे वैचारिक स्पष्टता प्राप्त होती है। प्रकृति में उपदेशात्मक है,
जिसके तहत अनुदेश पाठ्य पुस्तकों, व्याख्यानों आदि पर आधारित होते हैं। परियोजनाएं, गतिविधियां, समस्या समाधान और इस तरह गहन अधिगम का कारण बनते हैं। कम स्वायत्तता और शिक्षार्थियों की कम व्यवस्था शिक्षण के लिए उत्तरदायी और जिम्मेदार छात्रों के साथ शिक्षार्थियों की अधिक स्वायत्तता शिक्षण और अधिगम गतिविधियां प्रासंगिक नहीं हैं। अधिगम वास्तविक दुनिया में स्थित शिक्षण के रूप में प्रासंगिक है, इसलिए अधिगम की अधिक प्रासंगिकता है। महत्वपूर्ण सोच अधिगम के परिणाम है। अधिगम प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण सोच है। शिक्षार्थियों से किसी समस्या के मानक प्रतिक्रिया समाधान अपेक्षित है। एक समस्या के कई प्रशंसनीय समाधान शिक्षार्थियों से अपेक्षित हैं। वास्तविक कक्षा की स्थिति में या सेवा शिक्षक की विधि में शिक्षण विधियाँ इसमें है आगमनात्मक तरीके से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो। हम कैसे जानते हैं कि काले बादल बारिश लाते हैं? आगमनात्मक विधि में हम कई उदाहरणों का अवलोकन करने के बाद अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं और एक सामान्य सूत्र बनाते हैं। अमूर्त सोच या ज्ञात सोच में ठोस जाकर सीखने का यह सबसे स्वाभाविक तरीका है। निगमनात्मक विधि इस विधि में एक शिक्षार्थी पहले सामान्य सूत्र सीखता है और फिर उसे विभिन्न सापेक्ष विशिष्ट उदाहरणों पर लागू करता है। यदि शिक्षार्थी के समय और ऊर्जा की बचत होती है प्रश्न उत्तर विधि यह बातचीत के साथ सीखने के सबसे प्राकृतिक तरीकों में से एक है। एक बच्चा जिज्ञासा से भरा होता है। बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए बहुत सारे सवाल पूछता है। एक शिक्षक उत्तर नहीं देता, लेकिन एक प्रश्न इस तरह से पूछता है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढता है। एक शिक्षक द्वारा पूछा गया प्रत्येक प्रश्न शिक्षार्थी के लिए मार्गदर्शन होता है। इसी तरह एक शिक्षार्थी द्वारा पूछा गया प्रत्येक प्रश्न एक शिक्षक के लिए मार्गदर्शन होता है। समस्या समाधान विधि जब एक शिक्षार्थी एक बच्चे को एक वास्तविक समस्या देता है और बच्चे को स्वतंत्र रूप से समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है, तो शिक्षक की भूमिका गायब हो जाती है और शिक्षार्थी स्थिति का सक्रिय स्वतंत्र नियंत्रक बन जाता है। यह समस्या सरल होती है, इसे समस्या समाधान विधि कहते हैं, और यदि समस्या जटिल और बड़ी है तो यह शिक्षार्थी के लिए परियोजना बन जाती है। परियोजना विधि 20वीं सदी की शुरुआत में विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने परियोजना पद्धति को शिक्षा के दर्शन में विकसित किया। उनका उपकरण बाल केंद्रित है और प्रगतिशील शिक्षा पर आधारित है। किलपैट्रिक ने अपनी पद्धति के लिए परियोजनाओं के 4 वर्ग तैयार किए: निर्माण जैसे नाटक लिखना, आनंद जैसे संगीत कार्यक्रम का अनुभव करना, और समस्या उदाहरण के लिए गरीबी जैसी जटिल सामाजिक समस्या पर चर्चा करना, और विशिष्ट शिक्षा कौशल सीखना जैसे तैरना। चर्चा विधि में छात्रों द्वारा विभिन्न स्थितियों या समस्याओं पर लिए गए विचार शिक्षक प्रेरित करने और नियंत्रित करने के लिए ओपन एंडेड प्रश्न और निर्देशक प्रदान करता है। प्रदर्शन यदि कोई सीखने का कार्य जोखिम भरा या सीखने के लिए जटिल है, तो शिक्षक प्रत्येक चरण को प्रदर्शित करता है और समझता है
और छात्रों के संदेह को दूर करता है। यदि कोई हो फील्ड ट्रिप या भ्रमण छात्रों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने और प्रत्यक्ष डेटा एकत्रित करने की एक यात्रा है। अनुमानी या खोज विधि। शिक्षण की अनुमानी विधि होलिस्टिक शब्द आर्मस्ट्रॉन्ग को संदर्भित करता है, जो इस रणनीति के प्रतिपादक थे। पोलियन और दरकर 1945 ने इसे समस्या समाधान कहा। यह परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तार्किक और कल्पनाशील सोच उनकी प्रकार की शिक्षण रणनीति के लिए अनुलाभ है। खेल विधि के अनुसार फ्रोबेल के अनुसार बच्चे विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवेश का पता लगाते हैं और उसे समझते हैं। उनके अनुसार विद्यालय बच्चों के लिए खेल के मैदान की तरह होने चाहिए। उन्होंने इसका नाम बालवाड़ी रखा। मोंटेसरी पद्धति। यह पद्धति गतिविधि और सहयोगी खेल पर स्व शिक्षण हाथ पर आधारित है। एक शिक्षक उपयुक्त गतिविधियों और बच्चों को प्रदान करता है। फिर डाल्टन विधि। अमेरिकी शिक्षक हेलेन पार्कहर्स्ट ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में डाल्टन योजना को तत्कालीन वर्तमान शैक्षणिक और तत्कालीन सामान्य तरीके से कक्षा प्रबंधन में सुधार करने के लिए विकसित किया था। वह शिक्षक केंद्रित लॉक स्टेप पर शिक्षण को तोड़ना चाहती थी। अपने पहले प्रयोग के दौरान, जिसे उन्होंने 1904 में एक युवा शिक्षक के रूप में एक छोटे प्राथमिक विद्यालय में लागू किया, उन्होंने देखा कि जब छात्रों को आत्म निर्देशन और आत्मगति की स्वतंत्रता दी जाती है और एक दूसरे की मदद करने के लिए उनकी प्रेरणा काफ़ी बढ़ जाती है और वे कुछ सीखते हैं। और ज़्यादा 1921 से 1922 में पार्कहर्स्ट ने द टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट और अपनी पुस्तक एजुकेशन ऑन द डाल्टन प्लान में प्रकाशित लेखों की एक श्रृंखला में डाल्टन योजना के सिद्धांत की व्याख्या की। स्रोत विधि एक गतिविधि उन्मुख विधि है। यह आमतौर पर सामाजिक अध्ययन विषय में भी प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर स्रोतों का मतलब एक व्यक्ति, किताबें या दस्तावेज या चित्र या वास्तविक वस्तुएं होती हैं जो सीखने के लिए जानकारी प्रदान कर सकती है। यह वास्तविक स्रोतों से सीधे सीख रहा है। इस विधि में 3 प्रकार के स्रोत होते हैं: भौतिक संसाधन, मूर्तियाँ, मशीनें, हथियार आदि; मौखिक संसाधन, गीत, लोक कथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज आदि; लिखित और मुद्रित संसाधन, रिपोर्ट, पत्र आदि; रोल प्ले और ड्रामाटाइजेशन मेथड अध्ययन और चर्चा के लिए एक विशिष्ट स्थिति प्रस्तुत करने के लिए भूमिका निभाना। सामाजिक नाटक या रचनात्मक नाटकों का उपयोग किया जाता है। कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, यह पूर्वाभ्यास नहीं किया जाता, बोलने वाले भागों को याद नहीं किया जाता और न्यूनतम गुणों का उपयोग किया जाता है। रोल प्ले स्थिति को वास्तविक जीवन से कक्षा में लाने का एक तरीका है। दूसरे शब्दों में, एक भूमिका वे अलग व्यक्ति होने का दिखावा करते हैं। एक स्थिति जिसमें वे भूमिका और स्थिति दोनों में कुछ अलग करने का दिखावा करते हैं।
रोल प्ले में छात्र सुधार करते हैं कि स्थिति निश्चित है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं वे ठीक ठीक बना लेते हैं। विचार मंथन विधि। विचार मंथन एक समूह सृजनात्मक तकनीक है जिसके द्वारा एक विशेष समस्या के लिए एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। 1953 की पुस्तक है एप्लाइड इमेजिनेशन में एलेक्स फैक्नी ओसबोर्न द्वारा इस शब्द को लोकप्रिय बनाया गया था। गतिविधि आधारित शिक्षा की शुरुआत 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास एक ब्रिटिश व्यक्ति डेविड होर्सबर्ग ने की थी। गतिविधि पद्धति एक शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक है जो गतिविधि के माध्यम से शिक्षण की अपनी पद्धति पर जोर देती है, जिसमें छात्र कड़ी मेहनत से भाग लेते हैं और कुशल सीखने का अनुभव लाते हैं। यह एक बाल केंद्रित दृष्टिकोण है। कक्षा का वातावरण उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो अर्थपूर्ण अधिगम के लिए उत्तरदायी है और अधिगम के लिए आधिपत्य के लिए भी उत्तरदायी है। और कक्षा का वातावरण अधिगम और अवधारणा के प्रति छात्र की रुचि और जिज्ञासा को तय करता है। कक्षा का वातावरण होना चाहिए उच्च छात्र सहभागिता और भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने वाला होना चाहिए। सहभागी एवं सहयोगी होना चाहिए। यह भी जानते हैं कि कक्षा का वातावरण सकारात्मक होने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से महत्व दिया जाता है। छात्रों को अन्वेषण करने और सीखने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार महत्व दिया जाता है, ना कि उनके रूप, व्यक्तित्व और उपलब्धियों के अनुसार महत्व दिया जाता है। केवल उत्पाद की तुलना में पूरी प्रक्रिया को अधिक महत्व देना चाहिए। सुगम एवं मुक्त होना चाहिए। छात्र संलग्नता। एक अच्छी तरह से प्रबंधित कक्षा छात्रों को हर समय अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त रखेगी। छात्र अधिगम प्रक्रिया में शामिल होते हैं जो छात्रों में उच्च स्तर के सोच कौशल को बढ़ावा देने में सहायता करता है। सृजनात्मकता रूप से शिक्षण अर्थात रुचिकर पाठ और गतिविधियाँ छात्र जुड़ाव का एक प्रमुख कारक हो सकती है। स्पष्ट अपेक्षाएं। एक अच्छी तरह से प्रबंधित कक्षा में कक्षा के उद्देश्यों जैसे अपेक्षाएं स्पष्ट होती हैं। छात्र उस सामग्री को जानते हैं जिस पर उनका परीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न दत्त कार्य के लिए शिक्षक की अपेक्षाएं जिन पर उन्हें वर्गीकृत किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है कि छात्र कक्षा के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट है। प्रत्येक पाठ की शुरुआत में बोर्ड पर दैनिक कार्यों को लिखा जाना चाहिए। साथ ही किसी भी परीक्षा की तारीखें ऐसी जगह पर लिखी जानी चाहिए जिसे छात्र नियमित रूप से देख सके। प्रभावी समय प्रबंधन। छात्रों को पता है कि कक्षा में कौन से क्षेत्र उनके लिए सुलभ हैं और साथ ही साथ कक्षा में सामग्री कहाँ रखी गई है। सकारात्मक वातावरण। सकारात्मक कक्षा वातावरण एक अच्छी तरह से प्रबंधित कक्षा की मुख्य विशेषताओं में से एक है। छात्र शिक्षक से प्रश्न पूछने में सहज होते हैं और एक जीवंत छात्र शिक्षक संपर्क पाया जाता है। एक अच्छा कार्य प्रवाह और सकारात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कक्षा का वातावरण भी तनाव मुक्त होना चाहिए।
सहयोगात्मक और सहकारी वातावरण छात्रों की मिश्रित क्षमता को प्रोत्साहित करते हैं। दृढ़ अनुशासन, छात्रों के पास स्पष्ट और दृढ़ दिशा निर्देश होने चाहिए जिन पर कक्षा में अनुशासित रहने और एक कुशल कार्य प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार की अनुमति प्राप्त हो। छात्रों को कक्षा में उन्हें और दूसरों को प्रोत्साहित करने में मदद करने के लिए उपयुक्त व्यवहार और अच्छे काम के लिए सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए और प्रशंसा भी की जानी चाहिए। कक्षा के वातावरण के 4 प्रकार। दुष्क्रिया, शिक्षक और छात्र नियंत्रण के लिए संघर्ष करते हैं। महसूस करना असहज है। शैक्षणिक कार्य को बनाए रखना मुश्किल है। पर्याप्त कुछ शैक्षणिक कार्य को पूरा करने के लिए बुनियादी स्तर का क्रम, फिर भी तनाव रुकावट आम, व्यवस्थित, नियंत्रित, आसानी से चलाए, अत्यधिक प्रबंधित दिनचर्या कड़ी होती है। निर्देशात्मक रणनीतियों की सीमित सीमा, व्यवस्थित, लचीला, आसानी से चलाए, ढीले नहीं। संरचनाओं द्वारा विशेषता, निर्देशात्मक रणनीतियों और कक्षा दिनचर्या की विस्तृत श्रृंखला। एक प्रभावी कक्षा एक ऐसी कक्षा है जहां छात्र सक्रिय रूप से विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं और साथ ही शिक्षक के साथ बातचीत कर रहे हैं, और वह पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित कक्षा जहां छात्र शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में बैठते हैं। यह एक प्रभावी कक्षा वातावरण का संकेत नहीं देता है। इसमें एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार जीवंत शिक्षक व छात्र शिक्षक बातचीत है, क्योंकि कक्षा जीवंत महसूस करती है और एक ऐसा वातावरण जिसमें छात्र सीख सकते हैं केवल वही बनाया जा सकता है जहां छात्र हमेशा सक्रिय रूप से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। शिक्षक को न केवल छात्रों के मन में पाठ्यचर्या को संचालित करने पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि उन शंकाओं को भी देखना चाहिए जो छात्र शिक्षक से पूछते हैं। प्रभावी अधिगम तभी होता है जब शिक्षक और छात्र दोनों पक्षों की ओर से बातचीत होती है। यदि छात्रों को शिक्षक के साथ अंतःक्रिया करने और अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए उचित अवसर और स्वतंत्रता दी जाए तो छात्रों को एक युवा खोजकर्ता बनाया जा सकता है। चूँकि छात्रों का मस्तिष्क बहुत छोटा होता है, इसलिए उन्हें कई संदेह होते हैं, और यदि शिक्षक के साथ उनकी बातचीत प्रतिबंधित है और उनके मन में संदेह बना रहता है तो वे विषय के बारे में रुचि और जिज्ञासा खो सकते हैं। कक्षा के वातावरण को उच्च छात्र संलग्नता और भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सहयोगी और सहभागी होना चाहिए। छात्रों को खोजने और सीखने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। केवल उत्पाद की तुलना में पूरी प्रक्रिया को अधिक महत्व देना चाहिए। अनुशासन, शक्ति आदि की समझ। स्कूल के भीतर अनुशासन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्य करता है कि शिक्षण हो सके। इसके भीतर स्कूल समाज के व्यक्ति और सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। अनुशासन को आचार संहिता के रूप में माना जाता है जो शिक्षक और छात्रों दोनों को आपसी सम्मान के रिश्ते में
बांधता है, ना कि नियम तोड़ने के मामले में। अधिकांश स्कूलों में आचार संहिता के रूप में कार्य करने वाले नियमों का एक समूह विद्यार्थियों के अनुरूप तैयार किया जाता है। इस तरह के नियम यथासंभव कम होने चाहिए और उचित होने चाहिए। स्कूल के नियम बनाने में विद्यार्थियों को शामिल होना चाहिए। स्कूल अनुशासन के मुख्य उद्देश्य सुचारू रूप से चलने वाली कक्षाओं के लिए छात्रों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान के लिए, जो तुलनात्मक रूप से शिथिल लेकिन ढीले नहीं संरचना को प्रकट करते हैं। इन कक्षाओं में शिक्षक कई प्रकार की दिनचर्या और निर्देशात्मक रणनीतियों का उपयोग करते हैं और छात्रों को सामग्री का अर्थ बनाने पर जोर दिया जाता है। छात्र बिना किसी संकोच के या शिक्षक के डर के बिना कक्षा में अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। छात्रों को सुरक्षित, आकर्षक और क्रियाशील महसूस करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए कक्षा आयु की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक और छात्र किस प्रकार कक्षा गतिविधियां करेंगे आदि कक्षा का वातावरण कक्षा के बारे में कुछ अच्छा बताता है कि समान ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को सक्रिय, अनुशासित, सतर्क, सहभागी रखने के लिए शिक्षक उत्तरदायी होते हैं। इन सब के लिए शिक्षक को छात्रों को प्रेरित रखना होता है ताकि वे स्वयं अनुशासित रहे और कक्षा की गतिविधियों में सक्रिय रूप से प्रदर्शन करें। एक व्यापक अर्थ में अनुशासन मुख्य रूप से आत्म अनुशासन को दर्शाता है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक छात्र अपने स्वयं के उद्देश्यों या दूसरों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने व्यवहार को विनियमित करने के लिए आता है। विद्यालयों में अनुशासन का प्रबंधन विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को उनके व्यवहार के लिए उत्तरदायी महसूस कराना आवश्यक है। अनुशासनहीन बच्चा अपने व्यवहार में विलंब, शोर शराबा, अनादर, अवज्ञा, उदासीनता और छल आदि को दर्शा सकता है। शिक्षक बच्चों के व्यवहार को आसानी से देख सकते हैं और कक्षा के अनुशासनहीन छात्रों की पहचान कर सकते हैं। कक्षा के अनुशासनहीन छात्रों की पहचान करने के बाद शिक्षक को उनकी अनुशासनहीनता के कारण को ज्ञात करना होता है और छात्रों को उत्पादक गतिविधियों में शामिल करके इसे दूर करने का प्रयास करना होता है। जो छात्र किसी गतिविधि में शामिल नहीं होता वह कक्षा को अशांत कर सकता है। अतः शिक्षक को कक्षा से अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए सभी छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। अनुशासनहीनता कक्षा में प्रतिकूल शारीरिक स्थितियों, शैक्षणिक विफलता के कारण हो सकती है और अनुशासनहीनता के कुछ शिक्षक जनित कारण खराब शिक्षण, अपशिष्ट व्यवहार, भेदभावपूर्ण उपचार और छात्रों की समस्याओं के प्रति उदासीनता है। कक्षा अनुशासन को अवांछित व्यवहारों को सही करने के लिए दंड का उपयोग करके नियमों या मानदंडों का पालन करने के लिए दूसरों को सिखाने के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जाता है। कक्षा में एक शिक्षक अनुशासन का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करता है कि दिनचर्या बनी रहे, विद्यालय के नियम लागू
हो और छात्र सुरक्षित अधिगम के परिवेश में हो। जबकि अनुशासन शब्द नकारात्मक लगता है, अनुशासन का उपयोग करने का लक्ष्य छात्रों का व्यक्तिगत और शैक्षणिक जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए छात्रों की सीमाओं और प्रतिक्रियाओं को सिखाना है। अनुशासन बनाए रखने के लिए कक्षा प्रबंधन। शिक्षकों के पास कक्षा के नियम होने चाहिए। अपेक्षाओं की एक सूची होना महत्वपूर्ण है, जैसे कि कक्षा के नियम या तो एक दीवार पर या एक पाठ्यक्रम में पोस्ट किए जाते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्रों को यह समझना है कि उनसे क्या अपेक्षित है। दैनिक दिनचर्या भी महत्वपूर्ण है। नियमित छात्रों को प्रत्येक दिन के लिए प्रतिबद्ध करना अच्छे व्यवहार, जिम्मेदारी और सर्वोत्तम अभ्यास को सुदृढ़ करने में मदद करने की एक अच्छी विधि है। आयु के स्तर के आधार पर यह कुछ अलग रूप से दिख सकता है। अधिकांश समय विद्यार्थी बोरियत, वियोग या ध्यान आकर्षित करने के कारण बुरी तरह से कार्य करते हैं। हालांकि यह कठिन है। कोशिश कीजिए कि अपराधी को अपना अधिक ध्यान न दे। अपराधी के साथ उचित रूप से और आचार संहिता के अनुसार व्यवहार करें। अच्छा कक्षा अनुशासन उन पाठकों के साथ साथ चलता है जो आपके विद्यार्थियों की रुचियों को ग्रहण करते हैं। अपने छात्रों को और उनकी रुचियों को जानिए, ताकि आप पताओं को उनके यथासंभव आकर्षक बनाने के लिए तैयार कर सकें। फिर एक बार एक शिष्य को अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है, तो बुरे व्यवहार पर ध्यान देने का कोई अर्थ नहीं है। कोई भी छात्र स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं होता, और यह महत्वपूर्ण है कि आपके छात्र प्रत्येक दिन एक नए दृष्टिकोण के साथ विद्यालय आए। अपने विद्यार्थियों को यह स्पष्ट कीजिए कि आप रूपक स्लेट को प्रतिदिन साफ करते हैं और प्रत्येक किसी को एक नया मौका मिलता है। इसमें है निष्कर्ष में है, एक अच्छी तरह से अनुशासित कक्षा का अर्थ एक अधिक सकारात्मक अधिगम का परिवेश है। अनुशासन के बिना शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। यदि छात्र लगातार शिक्षक को बाधित करते हैं, तो कक्षा के अन्य लोग प्रभावित होते हैं। यदि कोई छात्र नियमों का पालन नहीं करता और कक्षा कार्य या गृह कार्य पूर्ण नहीं करता, तो वह छात्र मूल्यवान अधिगम के अवसरों से चूक रहा है। अनुशासन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक छात्र अपनी शिक्षा से अब सबसे अधिक प्राप्त करे। अनुशासन लाने के लिए कक्षा नियम बनाना अच्छा है, लेकिन सभी छात्र उनका उचित रूप से पालन कर रहे हैं, इसकी निगरानी शिक्षक द्वारा की जानी चाहिए। अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करने से छात्रों को नियमों का पालन करने और ठीक से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन सभी अपने व्यवहार में अच्छे नहीं होते। अतः कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों के व्यवहार पर लगातार नज़र रखी जाए और कक्षा के नियमों का
पालन किया जाए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ। कक्षा निर्देश डिजाइन करना, छात्र गतिविधियों की योजना बनाना, स्कूल में सीखने की जगह बनाना। फिर अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार को संशोधित या परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार अधिगम प्रक्रिया क्षमता में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो प्रबलित अभ्यास के कार्य के रूप में होता है। शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है मनोवैज्ञानिक कारक अधिगम की प्रक्रिया में लगे व्यक्तियों के लिए विशिष्ट होते हैं। इन कारकों के बारे में गहन ज्ञान और समझ बच्चों के बीच शिक्षा प्रदान करने और मार्गदर्शन करने में शिक्षकों को और अधिगम अभिभावकों के लिए बहुत आवश्यक है। फिर इसमें बुद्धि इस सामान्य क्षमता में कई विशिष्ट क्षमताएं होती हैं जिसमें एक नए परिवेश में अनुकूलनशीलता या वर्तमान परिवेश में परिवर्तन, ज्ञान की क्षमता और दूरी प्राप्त करने की क्षमता, तर्क और विचार के लिए क्षमता और रिश्तों को समझने की क्षमता और इसी प्राप्त करने की क्षमता, तर्क और विचार के लिए क्षमता और रिश्तों को समझने की क्षमता मूल्यांकन और आकलन, मूल और उत्पादक विचार की क्षमता शामिल होती है। अभिप्रेरणा को किसी ऐसी चीज के रूप में माना जा सकता है जो किसी व्यक्ति को कुछ विशिष्ट लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी विशेष समय में कार्य करने या व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है, मजबूर करती है और सक्रिय करती है। प्रेरणा को औपचारिक रूप से एक आंतरिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यवहार को उत्तेजित करता है, निर्देशित करता है और बनाए रखता है। अधिगम की तत्परता के लिए परिपक्वता, दूसरे शब्दों में किसी विशेष कौशल या कार्य को सीखने के लिए सीखने वाले को पर्याप्त परिपक्व होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक विशिष्ट कौशल या आसानी और दक्षता के साथ एक अवधारणा अधिगम का एक इष्टतम सबसे उपयुक्त समय होता है।